हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं यस एडुकेटर चैनल पर। मैं एज ए पॉलिटिकल साइंस एडुकेटर आप सबों के साथ मैं आपके क्लास 12 की लेता हूं। उसमें मैं तीसरा चैप्टर में चल रहा हूं, जिसका पहला सीरीज मैंने अपलोड कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो आपने देखा होगा, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पहले पिछले वाले वीडियो को देखिए। और आपको अगर हमारी जो पढ़ाने का तरीका है वो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है एएस एडुकेटर नाम से, उसमें भी जुड़िए। उसमें आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सेशन लगाई जाएगी, सब्जेक्टिव की भरपूर तैयारी करवाई जाएगी, साप्ताहिक टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी, और साथ ही आपकी जो तैयारी है उसको आगे बढ़ाने में डाउट सॉल्विंग जो या एल्डर ब्रदर मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। मुझे आप एक टीचर के रूप में नहीं, आप एक गाइडर और एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सीनियर से हम क्या अनुभव ले सकते हैं उससे आप हमसे ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे हैं उस टाइप के लड़के जो आपको बता सकते हैं कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलिए। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट एवं आपकी बोर्ड की तैयारी में मतलब कह सकते हैं आप, अगर आपकी तैयारी 80% है तो हम उसको 90% 95% लाने का तैयारी मेरा रहेगा। क्योंकि अगर आप 80% पर पहुँचे हुए हैं अभी, आप एक बात जान लीजिए कि जब आप 80% उस हिसाब से अगर हम आपको कुछ देंगे तो आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब जल्दी कर पाइएगा। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अगर आप 80% में भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो आगे 90% की जो सपना है वो टूट सकता है। कि बोर्ड एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको झटका देती है। चाहे बिहार बोर्ड को खास करके हम स्पेशली देते हैं, क्योंकि मैं खुद बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कि बिहार बोर्ड में किस तरीके की बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी देखी जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं, अब अपने पाठ्यक्रम में आते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हम वर्चस्व के बारे में पढ़ रहे थे कि अमेरिकी वर्चस्व क्या है और किस तरीके से अमेरिका ने पूरे विश्व में कब्जा कह सकते हैं उसको ऑपरेशन चलाएं, जिससे उसने वर्चस्व की झलक दिखाई है। एक ऑपरेशन बच गया तो उसके बारे में हम अभी पढ़ें। देखिए क्या घटना क्या होता है। आपको मैंने बताया था कि जो मध्य एशिया का देश है, मध्य एवं पश्चिम, ये जो एशिया का देश है, यहाँ जो है तेल का जो है प्रचुर मात्रा में भंडार है, प्रचुर भंडार। और यहाँ आपको हमने बताया था कि किस तरीके से यूएसए जो है यहाँ पर अपना दबाव बनाने के लिए तरह तरह की गतिविधियों को अंजाम देते रहता है। आप इधर ही हाल फिलहाल में ईरान यूएसए का जो युद्ध चल रहा है, इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उसको आप देख सकते हैं किस तरीके से। मतलब अब ये बात सोचिए कि ईरान की जो बॉर्डर है, ईरान जो देश है उसका जो सीमा है, अमेरिका का जो सीमा है, इजराइल का जो सीमा है, ये तीनों का बॉडी एक दूसरे से कभी टच आज तक नहीं करता। फिर भी आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर युद्ध हो रही है। तो यहाँ पर सीधा सीधी मतलब है कि यहाँ का जो तेल क्षेत्र है, हॉर्मुज क्षेत्र है, वहाँ पर कब्जा करना अमेरिका चाहता है। इजराइल, ईरान एवं इसके जो लेबनान जो है, उस सारे क्षेत्रों को नष्ट करना चाहता है। ये जो समीकरण आप देख रहे हैं आपको हमेशा न्यूज़ में हमेशा देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। जो तेल के बारे में जो अभी हाल फिलहाल का रिसेंटली जो युद्ध बताएं, इसी तरीका का एक युद्ध अमेरिका करता है। किसके साथ? आगे बात करते हैं। इसी तरीके का जो युद्ध है इराक वर्सेस 40+ देश और अमेरिका करता है। ये युद्ध का मकसद यहाँ पर तेल, प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिका का प्रभाव जमाना
इराक में था। इराक के बारे में, पहला युद्ध के बारे में आपको प्रथम खाड़ी युद्ध जो पढ़ाएं इराक से हुआ था, उसके बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से युद्ध हुआ और आगे परेशानियाँ झेलने को मिली। तो यहाँ पर होता क्या है कि 19 मार्च 2003 को अमेरिका क्या करता है कि अपने 40 प्लस सहयोगी देशों और मतलब पूरे विश्व में एक प्रमाण देता है कि इराक जो है परमाणु यानी सामूहिक संहार के हथियार एवं मिसाइलें को बनाने जा रहा है, जो पूरे विश्व के लिए सही नहीं होगा। तो इस बात का हवाला देते हुए अमेरिका क्या करता है कि 40 प्लस देशों के साथ 19 मार्च 2003 को इराक पर हमला कर देता है। ठीक, उसी के साथ ही इराक के से जो हमला होता है, जिस देश मतलब इराक की जो शासन है वो समाप्त हो जाती है। वहाँ पर जो शासन कर रहे थे सद्दाम हुसैन कर रहे थे। सद्दाम हुसैन के बारे में आपको फिर मैंने बताया था, सद्दाम हुसैन ये नेता वहाँ पर शासन कर रहे थे। जब 40 देशों के द्वारा इराक पर हमला किया गया तो इराक की जो सेना थी इस सेना से ज़्यादा दिन तक टिक ना सकी और काफ़ी हार देखने को मिली। वहाँ की जो शासन व्यवस्था में सद्दाम हुसैन थी, उसकी जो शासन थी पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई। वहाँ पर अमेरिकी सैनिकों का पूरा दबदबा मतलब एक तरह से जमाव हो गया। और सद्दाम हुसैन को क्या किया गया, इसी युद्ध में 13 सितंबर 2003 को इनको फांसी दे दी गई। यहाँ पर क्या था कि मतलब 40 प्लस देशों के साथ युद्ध हुआ, 19 मार्च 2003 को स्टार्टेड हुआ। उसमें क्या हुआ कि मतलब इराक की सेना जो थी वो ज़्यादा दिन तक इस युद्ध में टिक ना पाई और वहाँ की शासन व्यवस्था पूरी तरीके से नष्ट हो गई। सद्दाम हुसैन जो वहाँ का शासन व्यवस्था का प्रमुख था उसको 13 सितंबर 2003 को फांसी दे दी गई। इस तरीके से वहाँ पर बहुत दिनों तक अमेरिकी सैनिक वहाँ पर अपना अड्डा जमाए हुए थे। उसका एक ही मकसद था कि किसी तरह यहाँ की जो तेल है, प्राकृतिक संसाधन है, इस पर हम पूरी तरीके से कब्जा पा लें। ठीक है, लेकिन वहाँ पर इराक की जनता में एक तरह से आक्रोश पैदा होता है। आप ये भी जानते हैं कि चाहे आप कितना भी बलशाली क्यों ना, अगर उस क्षेत्र की जनता में आक्रोश आए, वहाँ की शासन व्यवस्था ज़्यादा दिन तक टिक ना पाए। इसलिए हम अपना भारत को हमेशा महान मानते हैं। आप लोग हाल ही फिलहाल में CJP पार्टी और सोनम वांगचुक का नाम सुने होंगे। सोनम वांगचुक एक लद्दाख के निवासी हैं। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे एडवेंचर वगैरह किए हैं। उनका वैज्ञानिक मतलब काम में लगे हुए रहते हैं। लेकिन हाल ही में वो ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं जो देश के युवाओं के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मैं सोनम वांगचुक को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, उनकी उपलब्धियाँ हैं। लेकिन जिस प्रोटेस्ट में वो अनशन पर बैठे हुए हैं, उनका अधिक मानना ठीक है कि अगर आपसे पेपर लीक हो रही तो आप इस्तीफ़ा दीजिए और इस पर समाधान हो, लीक पेपर पर कानून बने, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वो पार्टी, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी तरीके से युवाओं को भटकाने की पार्टी, पूरी तरीके से प्रोपोगेंडा पार्टी है। आप उसके फाउंडर को देखिएगा किस तरीके से वो अपना सिर्फ, उसके पास कोई उस तरह का फैक्ट नहीं है जिसके तहत वो सरकार से कुछ बोल सके, सरकार से मुकाबला कर सके, सरकार को जवाब दे सके। उस पार्टी को सपोर्ट की है सोनम वांगचुक। इसलिए हम लोग सोनम वांगचुक को सैल्यूट करते हैं, उनका अनशन को हम अच्छा मानते हैं। लेकिन उनको इस्तीफ़ा तक ही नहीं होना चाहिए। उनका मुद्दा यह होना चाहिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से सुधार में आए, किस तरीके से पेपर लीक पर कराई हो, कोई भी सोल्वर गैंग वगैरह की यहाँ पर शिकंजा कसा जाए। इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य की एक इस्तीफे से कुछ होना जानी है। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार में अगर एक गलत है, हो सकता है कि जब दूसरा कोई आए वो भी गलत हो, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन मुझे इस्तीफ़ा तक ही नहीं रहना चाहिए।
जिस तरीके से आजकल शिक्षा व्यवस्था में थोड़ी बदहाली देखी जा रही है, जो सही नहीं है देश की युवा के लिए, देश के हेलो। तो हम बात कर रहे थे आप सबों से कि किस तरीके से मध्य एशिया में जो इराक वर्सेस और 40 प्लस यूएसए देशों के द्वारा जो लड़ाई चल रही थी, जिसमें आप देखें कि लगभग जो है ये मतलब इराक की जो शासन व्यवस्था थी, वो इराक की जो सैनिक थी, वो इस युद्ध में क्या कह सकते हैं आप कि मतलब ज़्यादा दिन टिक ना सकी और हार हो गई उसकी। और जो है 2003 को 13 सितंबर 2003 को फांसी दे दी गई सद्दाम हुसैन को, जो आपको पता नहीं मेरे इम्पोर्टेंट था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम कुछ एक और टॉपिक से इसमें बताना, उसको हम बताते हैं। होता क्या है, जब ये युद्ध ख़त्म हो जाता है, जब विश्व में ये युद्ध से जो अमेरिका पूरा वर्चस्व फैलाया हुआ था, तो एक तरफ से आलोचना का एक दौर स्टार्ट होता है। उस दौर का देखिएगा कहानी। इस युद्ध के उपरांत यूएनओ के द्वारा, यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या किया जाता है कि एक समिति का गठन किया जाता है। ये समिति का गठन इसलिए किया जाता है कि इराक में पता लगाया जाए कि क्या सच में वहाँ पर सामूहिक संहार का शस्त्र बनाया जा रहा था, जिसके लिए अमेरिका ने आश्वासन दिया कि युद्ध होगा। तो उसके लिए एक जांच कमेटी बैठी, लेकिन हुआ क्या, वहाँ कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई साक्ष्य जो है वो प्रस्तुत ही नहीं हो पाया। इससे यही प्रदर्शित हो रहा था कि अमेरिका यहाँ पर तेल के क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन के कब्जे को लेकर इस युद्ध को बढ़ावा दिया। इसमें लगभग 40 देशों को युद्ध में शामिल करवाया गया। इससे यहाँ पर अमेरिका की काफ़ी आलोचना हुई, लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका का वर्चस्व काफ़ी फैला था। इस कारण से इस समिति से अमेरिका पर कोई प्रभाव ना पड़ा। हाँ, इसे भी उसको आलोचना की मार झेलनी पड़ी। लेकिन जब आप एक कहावत सुने होंगे, जब इंसान क्या होता है कि जब वो बहुत बड़े पोस्ट पर चला जाता है तो उसको आलोचना का फिक्र नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि हम विश्व में एक 1% है। आप मुझे कितना आलोचना कीजिएगा, खोजिएगा मुझे। लेकिन अब इस दुनिया का जो राजनीतिक डेमोग्राफिक है वो बदल चुका है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। चलिए आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो अमेरिका का जो वर्चस्व है, मतलब हम पढ़ रहे हैं कि अमेरिका का वर्चस्व, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वर्चस्व का मतलब क्या होता है। वर्चस्व का मतलब हम लोग यही समझते हैं जिससे अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में जितना दिनों तक शासन किया गया, उसी दरमियान तो पूरे देश में उसका दबदबा हो, वह पूरे दुनिया में जो है युद्ध करने का क्षमता रखता हो और उसके पास बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति हो, तभी तो वो एक तरह से वर्चस्व फैला सकता है। इसी के दरमियान हम वर्चस्व के बारे में पढ़ेंगे। वर्चस्व जो है क्या होता है। देखिए, हम यहाँ पर पढ़ेंगे वर्चस्व का अर्थ, या आखिर ये वर्चस्व की जो लड़ाई है ये आखिर है क्या। एक बहुत बड़े राजनीतिक हुए, के नाम उनका याद नहीं आ रहा है, हाँ, एच जे मारेंग थाउ। इन्होंने इस वर्चस्व के अर्थ को लेकर एक परिभाषा प्रदर्शित किया। उनका कहना था कि मतलब राजनीति के द्वारा जो भी संघर्ष, जो भी क्रिया हो रही है, उसको हम
शक्ति संतुलन मतलब वर्चस्व की शक्ति का हम समीकरण समझेंगे। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो, मतलब जो चीज़ें राजनीति से स्थापित की गई हो। आप समझ सकते हैं कि जैसे अब मान के चलिए एक चुनाव का हम समीकरण का चर्चा करते हैं। जब दो पार्टी चुनाव लड़ती है तो वहाँ पर वो अपना वर्चस्व को पूरी तरीके से दिखाना चाहती है कि हमारा इस क्षेत्र में अपना गढ़ है, अपना वर्चस्व, हम यहाँ पर जीत सकते हैं, हम यहाँ पर अपना समीकरण बना सकते हैं। उस दल में यहाँ दोनों पक्षों के द्वारा अपनी अपनी नीतियाँ बनाई जाएगी, जिससे वो क्या हो कि वो वर्चस्व में आगे बढ़े, उसका जीत तय हो, जिससे उसका जो है उसका शासन व्यवस्था सत्ता में भागीदार हो, वो उसका वर्चस्व बढ़ा रहे, उसका गढ़ बना रहे। उसी प्रकार दुनिया में भी है। अमेरिका चाहता है कि हम उस तरीके का काम करें कि जिससे हमारा जो वर्चस्व है पूरा विश्व में फैले, पूरा विश्व हमारी बात माने और हमारे कहने पर पूरा विश्व युद्ध में झोंका जाए। जो एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक, बाहरी दिखावा तो लोकतांत्रिक है अमेरिका का, लेकिन अंदर से उसका सीधा है कि हम औपनिवेशिकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरीके का युद्ध से ईरान जो आज भी ईरान में भारी युद्ध हुई है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीक़े से अमेरिका जो है अपने साम्राज्यवादी नीति को बढ़ावा के लिए तरह तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, जिससे उसका वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़े। ये सब जो भी है शक्ति संघर्ष के लिए, मतलब शक्ति वर्चस्व के लिए जो भी इस तरीके की जो राजनीतिक समीकरण नीतियाँ बनाई जाती हैं उसको हम वर्चस्व कहेंगे। इस तरीके की जो भी राजनीति होंगी उसको हम वर्चस्व का परिचय में देंगे। ये इनका मत है H.J. मारेंगथाउ का। उम्मीद करते हैं कि इनका मत जो है समझ में आ गया होगा। इसमें कह रहे हैं कि हर प्रकार की राजनीति, हम इनका मत दिलवा देते हैं, हर प्रकार की राजनीति घरेलू या IR, मतलब आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल, ठीक है। हर प्रकार की राजनीति चाहे वो घरेलू हो चाहे इंटरनेशनल हो, शक्ति संघर्ष के लिए की जाती है। आप समझ सकते हैं इनका मत है, बहुत बड़े राजनीतिक हुए हैं, उनका कहना है कि हर प्रकार की राजनीति जो शक्ति संतुलन, जो अपने वर्चस्व को बढ़ावा देने के लिए की जाती है, वो पूरी तरीके से वर्चस्व का ही परिभाषा है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया। आपको मैंने पढ़ाया कि किस तरीके से अमेरिका का राजनीतिक जो है वर्चस्व है, आर्थिक वर्चस्व है और एक तरह से सांस्कृतिक वर्चस्व। ये तीन मेजर पॉइंट्स हैं जिसके तहत कोई भी देश अपने वर्चस्व को बढ़ावा देने जा रही है। अब विश्व राजनीति में देखिएगा तो ये वर्चस्व की जो शक्ति है का जो मतलब शक्ति प्रदर्शन का जो नीति है वो सभी देशों में। कुछ देश शांति को लेकर बढ़ावा देते हैं, कुछ लोग अपनी समाजवादी नीति को बढ़ावा लेने के लिए देते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि किस तरीके से अमेरिका का राजनीतिक सांस्कृतिक और एक क्या था आपका आर्थिक वर्चस्व। आप देख सकते हैं कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था किस तरीके से अमेरिका जो है राजनीतिक रूप से वर्चस्व फैला रहा है, सांस्कृतिक रूप से वर्चस्व फैला रहा है, आर्थिक रूप से वर्चस्व फैला रहा है। अब आर्थिक रूप में आप देख सकते हैं कि पूंजीवादी को बढ़ावा तरह तरह के युद्धों में देखा जा रहा है, टैरिफ वार देखा जा रहा है, जिसमें अमेरिका भारत की कई सारे मुश्किलों को करवा रहा है। इस कारण से अमेरिका भारत की जो ट्रेड डील है
वो दूरी पाई जा रही है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है, कृषि सेक्टर का जो भी आइटम्स है आप लें, लेकिन भारत आप जानते हैं कृषि सेक्टर में आत्मनिर्भर है, तो भारत आखिर उस चीज़ को क्यों लेगा। आपको ये भी समझना होगा कि उस चीज़ को लेना भारत के लिए अनिवार्य नहीं होगा। एक मिनट।